लग्जरी फैशन ब्रांड सिर्फ और सिर्फ हमारी तुम्हारी छोटी सोच पर खेलते हैं। मैं हूं मिलान में और इस वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दिस सिटी इज कॉल्ड द फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मिलान में तुम्हें वो हर एक ब्रांड मिल जाएगा जिसकी ABCD करण जौहर अपने बच्चों को पढ़ाता है। What the A to Z of fashion is. A for Armani, B for Balenciaga, C for Christian Dior, D for Dolce & Gabbana. That's what I'm going to teach my kids. That's the ABC they're going to. इस साल मेट गाला में K-पॉप ग्रुप स्ट्रे किड्स और टॉमी हिलफिगर के कोलैबोरेशन की वजह से सिर्फ 15 घंटों में 40,000 से ज्यादा ऑनलाइन मेंशंस आ गए थे, मेकिंग इट अ टॉप परफॉर्मिंग लग्जरी ब्रांड। वहीं सेकंड पर जेनिन किम की कस्टम अलाया लुक, जिसको बनाने में 200 घंटों से भी ज्यादा समय लगा था। बर्बरी भी कॉन्वर्सेशन चार्ट्स में रही जब लोगों ने जोडी टर्नर स्मिथ की 1.5 लाख फॉर पर्ल्स वाली ड्रेस देखी। वहीं यहां 100 साल पुराने ब्रांड्स हैं जैसे प्राडा जो 1913 में फाउंड हुआ था, शनेल 1910 में, कार्टियर 1847 में, वो सब मौजूद हैं। और बॉलीवुड और लग्जरी ब्रांड्स का भी एक बहुत गहरा रिश्ता है। दिलजीत दोसांझ जैसे आर्टिस्ट को न्यू एज फैशन आइकन बोला जाता है, जहां बड़े बड़े ब्रांड के लोगोस जैसे सुप्रीम, बालेंसियागा, गुची उनके फिट पर देखने के लिए मिल जाते हैं। दिलजीत को तो इंडिया का मोस्ट फैशनेबल मैन भी बोला गया था और उनका फैशन कोई स्टाइलिस्ट नहीं, वो खुद करते हैं। कितने वेल वर्स्ड हैं ये आर्टिस्ट इन लग्जरी ब्रांड से, वो तुम कॉफी विद करण के इस क्लिप में देख सकते हो। Balenciaga. या करेक्ट। Gucci. Balenciaga. Gucci. Balenciaga. Gucci, bro. बड़ी बड़ी पॉपुलर एक्ट्रेसेस जैसे आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा अपने लग्जरी बैग्स के बारे में बताती हुई तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन साथ ही आज के इररिलेवेंट एक्ट्रेसेस जैसे अमीषा पटेल के पास भी तुम्हें 10 से 15 लग्जरी बैग्स देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से एक का प्राइस किसी आम इंसान के पूरे साल के पैकेज से ज्यादा होता है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि आम इंसान लग्जरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते। अक्सर सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स इन लग्जरी ब्रांड से लाखों की शॉपिंग करते हुए तुम्हें अपने व्लॉग्स में दिखेंगे, भले ही उन बैग्स के ब्रांड की प्रोनाउंसिएशन उन्हें ना आती हो। आज बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव शॉपिंग करने जाने वाला हूँ, जैसे लुइस विटॉन, डियोर, शनेल एंड गुची। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स का तो कंटेंट ही इन लग्जरी बैग्स के अराउंड घूम रहा होता है, जहां ये बताते हैं कि कौन सा बैग लेना वर्थ इट है और कौन सा नहीं। कई बार इन बैग्स की कीमत 10 लाख रुपए से ऊपर भी चली जाती है। इंडिया में डियोर, LV, गुची, प्राडा जैसे ब्रांड फेवरेट रहे हैं। हाइपर ऑडिटर की एक रिसर्च के मुताबिक इन्फ्लुएंसर्स के मेंशन की वजह से डियोर की मीडिया वैल्यू $26.8 मिलियन तक पहुंच गई थी। और सबसे मजे की बात कि इन ब्रांड्स का टारगेट अब ओल्ड जनरेशन नहीं, यंग लोग हैं। बेन एंड कंपनी की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2025 तक जेन वाई और जेन जी ग्लोबल लग्जरी मार्केट का 70% बनने लगेगी, जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। और यंग जनता इन महंगे प्रोडक्ट्स के लिए कितने भी पैसे देने को तैयार है। सुखविंदर सिंह जो अमृतसर में बिजनेस रन करते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ 2 दिन की दिल्ली ट्रिप पर आए, जहां DLF एम्पोरियम मॉल में उन्होंने 10 लाख की लग्जरी ब्रांड की शॉपिंग करी और बताया कि उन्हें बड़े लोगोज वाले लग्जरी प्रोडक्ट्स पसंद हैं, जैसे दिलजीत दोसांझ पहनते हैं। मिंट की एक रिपोर्ट के से 20s और 30s में इंडियंस जिनकी सैलरी 8 से 15 लाख थी, वो खुश रहते हैं 10,000 का कोच ब्रेसलेट लेने में। नेहा वालिया ने 2023 में अपने लिए 1.25 लाख रुपीस का iPhone 15 मंथली इंस्टॉलमेंट पर लिया था, उसके साथ लुबिटॉन्स का पेयर और अपनी मम्मी के लिए गुची का कार्ड होल्डर भी। लेकिन ये लेने के बाद उन्हें 6 महीने भर अपने खाने पर रोक लगानी पड़ी थी। और नेहा जैसे 70% इंडिया में आईफोन बायर्स EMI पर फोन लेते हैं। 2030 तक इंडिया में ये लग्जरी मार्केट 3.5 टाइम्स बढ़ जाएगा। लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इतना ब्रांडिंग, इतना प्रमोशन, सेलिब्रिटी के साथ कोलैबोरेशन, इतने पैसे, EMIs, अपने फाइनेंसेस को तबाह कर देने के बाद भी जो लग्जरी आइटम हम खरीदते हैं वो असली लग्जरी होती ही नहीं है। ज्यादातर लग्जरी प्रोडक्ट जो मिडिल क्लास खरीदती है, जो हमें मार्केट करा जाता है, वो लग्जरी प्रोडक्ट्स एक्चुअल रिच क्लास को मार्केट करे हुए लग्जरी प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग होता है। जैसे ये दोनों ड्रेस गुची की हैं, लेकिन इनमें से जिस पर गुची की लाउड मार्केटिंग नहीं हो रही वो तुम नीता अंबानी को पहने देखोगे, और जिस पर सारे में गुची लिखा है वो तुम्हें और मुझे बेचा जाएगा। क्योंकि लग्जरी ब्रांड्स की खासियत इनकी क्राफ्ट्समैनशिप, हैंड टेलर्ड काम, कस्टमाइज्ड डिजाइन्स और एक्सक्लूसिविटी होती है, जो एक एलीट रिच क्लास को तो तब भी मिल जाती है, लेकिन उसी से कमाए ब्रांड नेम से ये मिडिल क्लास को भी टारगेट करता है। अपने ब्रांड और महंगे प्राइसेस से जहां तुम्हें मिलती हुई एक्चुअल वैल्यू इन प्रोडक्ट्स के सेलिंग प्राइस से बिल्कुल मैच नहीं करती। कुछ समय पहले न्यूज में हमने आई थी कि डियोर का $2780 का बैग असल में सिर्फ $57 का है, और अरमानी की ये $1100 का बैग $99 का, जहां असलियत में इन डिजाइनर आइटम्स को बनाने वालों की वर्किंग कंडीशंस बहुत खराब रहती हैं, और कई बार तो इन बैग्स पर बना हुआ
मेड इन इटली का टैग तक झूठा होता है, क्योंकि असल में इन्हें बनाया जाता है इंडिया के कारीगरों द्वारा। तो कैसे ये ब्रांड्स अपने वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, हमारी तुम्हारी मिडिल क्लास मेंटालिटी पर हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, बॉलीवुड का क्या रोल है इन लग्जरी ब्रांड्स की मार्केटिंग में, क्यों और कैसे एक्चुअल लग्जरी अलग होती है उस लग्जरी से जो हमें बेची जाती है, और कैसे ये ब्रांड सस्टेनेबिलिटी लेगेसी के नाम पर सारी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। इस सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा लग्जरी फैशन के बारे में, उसकी असलियत और जो तुम्हें बेचा जाता है उसके बीच के फर्क के बारे में, बॉलीवुड के रिश्ते के बारे में। और अगर तुम्हें ऐसी डीप डाइव पसंद आती हैं तो हर हफ्ते तुम्हारे लिए ऐसी वीडियोस लेके आते हैं। हमारा एफर्ट अप्रिशिएट करते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड नाउ तुम्हें समझाते हैं कि कैसे बॉलीवुड इस लग्जरी ब्रांड की परसेप्शन को तुम्हारे दिमाग में घुसा रहा है। पैंडेमिक के बाद से लग्जरी फैशन ब्रांड्स का कॉन्फिडेंस इंडियन मार्केट में बहुत बढ़ गया है। ये इस बात से एविडेंट है क्योंकि बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स जो ग्लोबल लेवल पर ऑपरेट करते हैं इंडियन सेलिब्रिटीज को अपना एम्बेसडर बना रहे हैं। 2021 में बल्गारी की ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा बनी थी, 2022 में दीपिका कार्टियर और लुई विटॉन की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, और इस साल आलिया भट्ट गुची की ग्लोबल एम्बेसडर बन गई है। मगर इन ब्रांड्स की प्रेजेंस सिर्फ सेलिब्रिटीज तक सीमित नहीं है। मुश्किल ही ऐसा कोई लग्जरी ब्रांड होगा जिसका नाम तुम्हारे फेवरेट पंजाबी गाने में ना आया हो। क्योंकि पंजाबी गानों और लग्जरी ब्रांड्स का रिश्ता तो अर्ली 2000 से चला आ रहा है। अक्सर पंजाबी सॉन्ग्स में ये आर्टिस्ट गुची, अरमानी, एलवी, रोल्स रॉयस जैसे ब्रांड्स को फ्लॉन्ट करते हुए मिलता है। सिर्फ म्यूजिक वीडियोस में ब्रांड्स का मेंशन नहीं, कई बार तो गानों के नाम ही इन ब्रांड्स पर रख देते हैं, जैसे नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ का बैलेंसियागा, जैस मानक का प्रादा, अरूप खान का गुची। ऐसे बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड्स की फ्री में मार्केटिंग हो रही है। लेकिन हो सकता है तुम सोच रहे हो कि ये तो सिर्फ उन ब्रांड से ऑब्सेस्ड है, इनसे कहां इन ब्रांड्स की सेल पर फर्क पड़ता होगा, तो तुम गलत हो। बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर मिक्का सिंह का कहना है कि पंजाबी दिल से ही ब्रांडेड होते हैं। मिक्का ये भी फ्लॉन्ट करते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास हमर है, लेकिन पूरे एशिया में ऑरेंज वाली एक है जो उनके पास है। रविंद्र नारायण जो पीटीसी नेटवर्क के एमडी और प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने क्लोजली पंजाबी म्यूजिक के फिनोमिनल राइज देखा है और कहा है पंजाबी नेचर से लाइफ किंग साइज जीते हैं। एक फार्मर तक अपने जानवरों को लग्जरी गाड़ियों में खाना चलाने जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कई लोगों के लिए लग्जरी ब्रांड्स प्रेस्टीज और सक्सेस का सिंबल होते हैं, और पंजाबी आर्टिस्ट अपने गानों में उन्हें अपनी जीत और एफ्लुएंस की कहानी बयां करने के लिए यूज करते हैं, ये जताने के लिए कि वो कहां से आए हैं और आज कितने बड़े हो गए हैं। पंजाबी आगा कुचिला, और इसका इन्फ्लुएंस उनको देखने वाली जनता पर पड़ता है। नवजोत कौर ने बताया कि उन्होंने गुची के बारे में पता था, लेकिन क्रेविंग तब हुई जब हनी सिंह का ब्राउन रंग गाना सुना। और नवजोत कौर जैसे और बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि इन ब्रांड्स का रेफरेंस सिर्फ गानों में नहीं, बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में भी प्रोमिनेंटली होता है। कुछ होता है में शाहरुख की गैप टी शर्ट ने ऑडियंस पर लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ा था, आयशा में डियोर और साल्वाटोर फरमानो जैसी ब्रांड्स के फीचर करा गया था, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में अर्मेस बैग, जिसको मूवी में बैगवती नाम दिया गया था और उसको 12,000 यूरो का बताया गया था। 12,000 यूरो इस पर्स के लिए? अब 13 साल बाद इस बैग की वजह से अर्मेस को कोर्ट केसेस लड़ने पड़ रहे हैं, और वो भी बहुत जरूरी कारण की वजह से, जिसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसे ही कल होना हो में लुई विटॉन का प्रेसिडेंट कॉसोर मोनोग्राम ब्रीफकेस देखने के लिए मिला, एंड इस सिनेमैटिक चॉइस की वजह से 2023 में भी लगभग ऐसे 50 बैग्स बिके थे। एंड ये मजे मजे में नहीं हुआ था। करण जौहर ने बताया कि उन्होंने एलवी के साथ एक लॉन्ग टर्म डील साइन करी थी उनके प्रोडक्ट्स को अपनी मूवीज में प्लेस करने के लिए। मगर करण जौहर ने यह भी बताया कि बॉलीवुड को कोई अवेयरनेस नहीं थी कि फैशन होता क्या है। उन्होंने कहा है कि वी हैव गॉन फ्रॉम नो इंफॉर्मेशन, नो एस्थेटिक, नो अवेयरनेस ऑफ फैशन टू अ प्लेस वेयर वी थ्राइव ऑन फैशन। तो फिर वो बॉलीवुड जिसको लग्जरी फैशन के बारे में कुछ अता पता नहीं था, वो कैसे आज उसी चीज के लिए जाना जाता है। लग्जरी फैशन ब्रांड्स की झलक बॉलीवुड मूवी में 1967 की एन इवनिंग इन पेरिस में देखने के लिए मिल गई थी। फिर बहुत समय के लिए इन ब्रांड्स को इन मूवीज में कभी नहीं देखा गया, लेकिन बावजूद उसके बॉलीवुड और फैशन साथ साथ चलते थे। 1960s में मुमताज साड़ी बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक साड़ीज में से एक थी। ये मूवी ब्रह्मचारी के गाने आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे में पहनी गई थी, जिसको बानू अथैया ने क्रिएट किया था फेमिनिन बॉडी कर्व्स को एम्फसाइज करने के लिए। अब 70s के दौर में एंग्री यंग मैन टाइप की मूवीज आती थी, तो उस समय फैशन पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन फिर 80s में फैशन इंडस्ट्री में वापस आया, जैसे मिस्टर इंडिया में काटे नहीं कटते गाने और चांदनी के गाने में श्रीदेवी की ब्लू और व्हाइट ड्रेसेस दोनों बहुत फेमस हुई। एंड इसी समय में इंडियन फैशन डिजाइनर्स की फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत भी हुई, इंक्लूडिंग रोहित खोसला और सत्यपाल। एंड 90s आते आते ये फैशन और इवॉल्व हुआ। जैसे शुरुआत के पहले डेकेड में तो लॉन्ग स्लीव्स, दुपट्टा, शॉर्ट ब्लाउजेस का जमाना था, लेकिन उसके लैटर हाफ में क्रॉप टॉप, शॉर्ट्स, ऑफ शोल्डर,
टर्न नेक्स और डेनिम पॉपुलर होता चला गया। और ऐसा होने का बहुत बड़ा कारण था इंडिया का 1991 में हुआ लिबरलाइजेशन, जहां ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियंस के लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आए वो उन्हें महंगे ब्रांड, डिजाइनर ब्रांड, वाइब्रेंटली कलर गारमेंट में देखने के लिए मिले। और बॉलीवुड मूवीज की वजह से लोगों का लाइफस्टाइल बहुत हेवीली इन्फ्लुएंस होने लगा, जिसकी वजह से डिजाइनर क्लोथ्स, लोगों के शौक टुवर्ड्स देयर ड्रेसेस में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। और तब इन लग्जरी ब्रांड्स ने बॉलीवुड मूवीज को एज एन एडवर्टाइजिंग टूल देखना शुरू करा। और सिर्फ फैशन ब्रांड्स ही नहीं, लग्जरी कार ब्रांड जैसे 2001 की दिल चाहता है में मर्सिडीज बेंज एसएल कार स्पॉटलाइट ले जाती है, इतनी की फरहान अख्तर को उसे खरीदने का बहुत मन करा। ऐसे ही अर्मेस का बर्किन बैग भी मूवी में दिखाया गया, लेकिन अब इसी बैग की वजह से अर्मेस को लीगल एक्शंस का सामना करना पड़ रहा है। 2 कैलिफोर्निया के रेजिडेंट ने अर्मेस को एंटी ट्रस्ट लॉज वायलेट करने के लिए सू करा है। उनका कहना है कि बर्किन हैंडबैग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए एक्सेसिबल होता है जिनकी अर्मेस के साथ एक प्रायर परचेस हिस्ट्री होती है, जिसका मतलब यह है कि अगर तुम्हें ये पॉपुलर बैग खरीदना है तो तुम्हें उससे पहले अर्मेस के और बहुत सारे आइटम्स खरीदने होंगे। देयरफॉर एक हिडन कॉस्ट हो जाती है इन आइटम्स को एक्वायर करने के लिए, जिसकी वजह से ब्रांड कंज्यूमर्स को फोर्स कर रही है उनका और सामान खरीदने के लिए। एंड अर्मेस ऐसा अकेला ब्रांड नहीं है, अपनी एक्सक्लूसिविटी दिखाने के लिए अक्सर ब्रांड ऐसा करते हैं। निखिल कामत का तो कहना है कि उन्होंने लग्जरी ब्रांड्स के इस एरोगेंट बिहेवियर की वजह से उनसे सामान खरीदना ही बंद कर दिया। I've completely stopped buying from ultra luxury brands like Hermes and LV and all that because I feel they play you. Their entire marketing strategy seems to be to offend and get some kind of a reaction out of you and then buy from them. मगर ये ब्रांड्स ऐसे मुकाम पर पहुंचते कैसे हैं कि बड़े से बड़े बिजनेसमैन को भी इनकी वाइट लिस्ट में आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है? कैसे मेड इन इटली का टैग लगाकर ये ब्रांड्स अपने आप को फॉल्सली मार्केट करते हैं? इनकी प्रोडक्शन में इंडिया का क्या एक सीक्रेट रोल है जो ये किसी को बताना नहीं चाहते? और ऐसा क्या चार्म होता है ऐसे ब्रांड्स का जैसे बलेंसियागो, जो लिटरली एक टेप के रोल को $44,000 का बेच रहे हैं? ये समझने के लिए हमें आज से थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जहां अनलाइक टुडे सालों से चली आ रही लग्जरी ब्रांड सिर्फ एक रिच और एलीट क्लास को टारगेट करती थी। इन लोगों के लिए कस्टमाइज्ड ड्रेसेस बनाई जाती थी जिसे हॉटे कटोर का नाम दिया गया था। मिड 19th सेंचुरी में इस लग्जरी फैशन के कल्चर की बहुत हाई ग्रोथ देखने को मिली थी। ये इंपॉर्टेंट पीरियड इसीलिए था क्योंकि इसी समय एक्सेप्शनल क्राफ्ट्समैनशिप, एक्सक्लूसिविटी और पर्सनलाइज्ड डिजाइन का दौर शुरू हुआ था। चार्ल्स फ्रेडरिक वर्थ हॉटे कटोर के पायनियर माने जाते हैं। उन्होंने पहला फैशन हाउस ऑफ वर्थ एस्टैब्लिश करा था और फैशन लेबल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा था। और तब ये ड्रेसेस फंक्शनैलिटी के लिए नहीं, सिर्फ एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के लिए बनाई जाती थी। 1920s और 30s में गोल्डन एज ऑफ कटोर विटनेस करने के लिए मिलता है। इस एरा में उन डिजाइनर्स का राइज हुआ जिन्होंने विमेन्स फैशन अपने इनोवेटिव डिजाइन और लग्जरी से रिडिफाइन करा, जैसे कोको शनेल, जिनकी ब्रांड आज भी रेलेवेंट है। उन्होंने सिंप्लिसिटी, कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी विमेन फैशन में इंट्रोड्यूस करी। शनेल की ब्लैक ड्रेस, जर्सी सूट्स, क्विल्टेड हैंडबैग्स फेमिनिन स्टाइल के एक नए एरा को इंट्रोड्यूस कर रही थी। वहीं शनेल के मिनिमलिस्ट अप्रोच के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में एल्सा शियापरेली ने बोल्ड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एम्ब्रेस करे अपने डिजाइन्स में। शियापरेली को जाना जाता था अनकन्वेंशनल मटेरियल्स, सररियलिस्ट इन्फ्लुएंसेस और साल्वाडोर डाली जैसे आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करने के लिए उनके लिए फैशन वाज अबाउट आर्टिस्टिक स्टोरी टेलिंग। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस आर्टिस्टिक लग्जरी फैशन में एक और ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वॉर के समय में रिसोर्सेज बहुत कम थे तो फैशन भी बहुत इकोनॉमिकल और सिंपल हो गया था रिसोर्सेज की कमी की वजह से। लेकिन वॉर खत्म होने के बाद फैशन में वापस एक लग्जरी शिफ्ट आया। 1947 में क्रिश्चियन डियोर का न्यू लुक इंट्रोड्यूस हुआ और फैशन लैंडस्केप को ड्रामेटिकली ऑल्टर कर दिया। उनके डिजाइन्स में निप्ड इन वेस्ट, फुल स्कर्ट्स, राउंडेड शोल्डर्स को फीचर करा गया, जिसका कारण लग्जरी फैशन इंडस्ट्री रिवाइटलाइज हो गई। डियोर के साथ साथ बैलेंसियागा ने भी पोस्ट वॉर फैशन रिडिफाइन कर दिया अपने इनोवेटिव डिजाइन्स के साथ। बैलेंसियागा अपने कोटोर के लिए आर्किटेक्चरल अप्रोच यूज करता था, जिसके चलते शेप्स जैसे ट्यूनिक, सैग ड्रेस और बलून जैकेट इंट्रोड्यूस करे गए। 60s और 70s में सोशल, कल्चरल और फैशन रिवॉल्यूशन देखने के लिए मिला। इस पीरियड में ऐसे डिजाइन्स की शुरुआत हुई जो यूथ को केटर करते थे। यीव सेंट लॉरेंट इस एरा में की फिगर निकले। 1966 में इंट्रोड्यूस करा गया ले स्मोकिंग विमेन टक्सीडो सूट आइकॉनिक साबित हुआ, जिसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन स्टाइल एलिमेंट्स को ब्लेंड करा गया था। इसी टाइम पर मिलान को भी दुनिया का फैशन कैपिटल माना जाने लगा और मिलान
न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस को बिग 4 फैशन कैपिटल्स का दर्जा मिल गया। 1980s और 90s में भी बिल्कुल कंट्रास्टिंग फैशन निकले। जहां 80s में एक्सेस और ग्लैमर था, जैसे वर्साचे किस्से में वाइब्रेंट डिजाइन, बोल्ड प्रिंट्स और लग्जरियस मटेरियल्स के लिए जाना जाता था, मगर फिर 90s में मिनिमलिस्ट फैशन की शुरुआत हो गई, जैसे कैल्विन क्लाइन अपनी सिंप्लिसिटी, क्लीन लाइंस, न्यूट्रल क्लोथ्स के लिए जाना जाता था। एंड हो सकता है तुम्हें अभी कुछ समझ ना आ रहा हो, तुम इन फैशन की दुनिया से थोड़े कंफ्यूज्ड हो, तो वो इसीलिए ही है क्योंकि अभी तक भी फैशन को एक रिच और एलीट लोगों के लिए माना जाता था। सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए फैशन अवेलेबल होता था क्योंकि वही इसे अफोर्ड कर पाते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि गुची, अरमानी, एलवी जैसे लग्जरी ब्रांड जो इतनी हाई रेपुटेशन के लिए माने जाते थे, वो हर एक इंसान के पास दिखने लगे। और इसका कारण रहा दुनिया में बढ़ती हुई ग्लोबलाइजेशन और डिजिटल मीडिया रेवोल्यूशन। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि इन ब्रांड्स के नाम और क्लास के साथ ही इनकी पॉपुलैरिटी जुड़ी हुई है। और धीरे धीरे मिडिल क्लास जनता जो इन ब्रांड्स को लेने की एस्पिरेशन रखा करती थी, समय के साथ वही इनके टारगेट ऑडियंस बनती चली गई। टिक्का शतुरजीत सिंह जो फॉर्मर हेड रिप्रेजेंटेटिव हैं LVMH एशिया के, उन्होंने बताया कि इन ब्रांड्स की टारगेट ऑडियंस एक एस्पायरिंग मिडिल क्लास है जो अपने फेवरेट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को इन ब्रांड्स को पहनता वो देखती है। The aspiring middle class, which is actually the game changer, they look and see what Bollywood is doing, what the Indian tycoon is doing, what the young politician is buying, and they follow that trend. And जैसे जैसे मिडिल क्लास के बीच इन ब्रांड्स को लेने की इच्छा बढ़ी, वैसे ही इनकी एक्सक्लूसिविटी खत्म होने लगी। बामे एक बहुत बड़ा एग्जांपल है इस एवोल्यूशन का। बामे एक लग्जरी फैशन क्लोथिंग ब्रांड है जो 1945 में फाउंड करी गई थी। लेकिन इतनी हाई रेपुटेशन होने के बाद भी तुम्हें सोशल मीडिया पर अपने आसपास ऐसे लोग देखते हुए मिल जाएंगे जो बताएंगे कि इनके कपड़ों की और मटेरियल की क्वालिटी बहुत खराब है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो असली बामे है ही नहीं। Brand like Pierre Balmain has been, discovered as a fake store in a mall, a city center mall in Dera in Dubai. अक्सर ये वीडियोस उन सामान की है जो दुबई के मॉल के बामे स्टोर से ली गई हैं, जो लोगों के बीच में पॉपुलर इसलिए होने लगा क्योंकि ये स्टोर्स बामे के प्रोडक्ट्स को 70% डिस्काउंट पर सेल कर रहे थे। लेकिन जब ओरिजिनल बामे के रिप्रेजेंटेटिव से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उस बामे का और इस बामे का कोई लेना देना नहीं है। एंड तुम्हें थोड़ी रिसर्च करने के बाद ही पता चलेगा कि 90s में दुबई के एक ग्रुप ने बामे के लाइसेंसिंग राइट्स खरीद लिए थे, जिसकी वजह से वो सेम ब्रांड नेम के अंदर प्रोडक्ट सेल कर पा रहे हैं। एंड सिर्फ बामे नहीं, पियरे कार्दिन के भी लाइसेंसिंग राइट खरीद लिए गए थे। बहुत सारे ब्रांड्स के काउंटरफिट प्रोडक्ट बहुत इजीली अवेलेबल हैं, बहुत ही सस्ते दामों में। टैग हुए मर्सिडीज बेंज SLR वॉच 4.72 लाख रुपीस की है, जिसकी हूबहू कॉपी तुम्हें 2500 रुपए में मिल जाएगी। और एक सर्वे में जब 1000 जेनजी के लोगों से पूछा गया कि क्या वो शो ऑफ के लिए फेक लग्जरी आइटम्स पहनेंगे, तो लगभग 40 लोगों ने बिना हिचकिचाहट के हाँ भर दी। दिल्ली में सरोजनी नगर, गफ्फार मार्केट, बांद्रा में लिंकन रोड, हाजी अली मुंबई में हीरा पन्ना, बैंगलोर में ब्रिज रोड, ऐसे जगह जगह इन लग्जरी प्रोडक्ट्स के डुप्लीकेट फेक वर्जन बहुत आसानी से अवेलेबल है। हाँ, कभी कभी इन दुकानों को ये फेक सामान बेचने के लिए नुकसान भी होता है। जैसे दिल्ली की हाई कोर्ट ने एक शॉप ओनर को लुई विटॉन को 5 लाख रुपए देने के लिए डायरेक्ट करा क्योंकि फेक बेल्ट बेच रहे थे वो LV के नाम पर, इसके बावजूद कि उन्हें हाई कोर्ट से पहले वार्निंग मिल चुकी थी। और सोशल मीडिया के आने से तो ये काउंटरफिट मार्केट और ब्लो अप हो गया। शूज कार्टेल करके पेज है जो एक सेलर रन करता है, वो हंड्रेड्स ऑफ कैटलॉग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के प्रोवाइड करता है, जहां जैसे एडिडास के नियो इंट्रैप शूज 10,000 के मिलते हैं, वो भी सिर्फ 25,000 में मिल सकते हैं। एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लग्जरी ब्रांड्स को इस काउंटरफिट की वजह से हर साल $30 बिलियन का नुकसान होता है। एंड ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, क्योंकि असली गेम, सारी वैल्यूज ब्रांड के सिर्फ नाम की है। अगर तुम शो ऑफ करना चाहते हो और तुम्हारे पास एक फेक लग्जरी गुड है, पर सामने वाले इंसान को असली और नकली का फर्क नहीं पता है, तो तुम सिर्फ ब्रांड के नाम पर अपनी सुपीरियरिटी झलका सकते हो। एंड इन लग्जरी ब्रांड्स को भी ये सेम बात पता है, और इसी चीज को काउंटर करने के लिए या फिर अपने ब्रांड का नाम ऊपर रख के अपना प्रॉफिट कमाने के लिए लगभग सारे लग्जरी ब्रांड्स ने एक बहुत ही अनएथिकल तरीके से काम करना शुरू कर दिया। और उस मिडिल क्लास जनता को जो इन ब्रांड्स को लेने के लिए एस्पायर करती है, एक मिराज बेचना शुरू कर दिया। और उन्हें यह पता भी नहीं चला कि असली लग्जरी तो आज भी उनकी पहुंच से बहुत बाहर है।
जिस एक्सक्लूसिविटी, कस्टम डिजाइन, एक्सपर्ट क्राफ्ट्समैनशिप के लिए ये ब्रांड जाने जाते थे, अब उन ब्रांड्स के नाम से उनके ओवररेटेड प्रोडक्ट जाने जाते हैं। जैसे आज स्पीकर हेड्स की हाइप्ड इकोनॉमी में 2018 की लिस्ट फैशन रिपोर्ट ने 100 मिलियन वेब सर्चेस को एनालाइज करा और पता चला कि सुप्रीम लोगो उस साल का हॉटेस्ट लोगो था। एंड ये इसी सेंचुरी में हुआ है कि लोगो कल्चर बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से लग्जरी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स पर तुम्हें उनके लोगो बड़े बड़े छपे हुए दिखते हैं और इसी फिनोमेना को न्यू लग्जरी कहा जाने लगा। एंड अक्सर ये प्रोडक्ट्स एक एस्पायरिंग मिडिल क्लास खरीदते हैं क्योंकि उनको ये एज अ स्टेटस सिंबल बेचा जाता है। They try to play on showing you an ideal image of somebody you will become. बिजनेस रिसर्च के जर्नल के अकॉर्डिंग बहुत लग्जरी कंज्यूमर्स ऐसे भी हैं जो वही प्रोडक्ट खरीदते हैं जो उनके पीयर्स ओन करते हैं ताकि वो सोशल नॉर्म्स में फिट हो सके, और ये मार्केट भी उन्हें उसी तरह से करा जाता है। सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स के साथ जो लाइफस्टाइल शो बिजनेस में है उनसे कोलैबोरेट करके ये लग्जरी प्रोडक्ट बहुत लाउड मार्केटिंग करते हैं और बहुत बार अनजान मिडिल क्लास लोगों को ये सामान बेचने के लिए कुछ नए टैक्टिक्स यूज करते हैं। जैसे इस क्लिप में जब ये इंसान चैनल का एक बैग लेने के लिए गया तो इसको बोला गया कि सिर्फ ये एक ही लास्ट पीस बचा है, लेकिन जब इसने बताया कि इसको 2 और चाहिए तब मैजिकली स्टोर के पास 2 और आ गए। Claiming that it was a limit of 1 per customer when I asked to purchase 3 of them for my daughters. A few minutes later and they let me know that miraculously that they happened to find 3 of these exact bags. इन स्टोर्स पर काफी बार कस्टमर्स को 10, 15, 20 मिनट वेट कराया जाता है इवन दो अंदर स्टोर खाली होता है, सिर्फ इसलिए कि कस्टमर को एक्सक्लूसिविटी फील हो। They left me waiting for around 10 minutes. My guess is that this was a tactic. ये ब्रांड्स बहुत सारा पैसा न्यूरो मार्केटिंग पर खर्च करते हैं ताकि लोगों के कंज्यूमर बिहेवियर इन्हें समझ आ सके, और इसी न्यूरो मार्केटिंग से ब्रांड्स को ये तो समझ आ गया कि ये स्केर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इनकी वैल्यू और बढ़ा देती है, पर इसको शो ऑफ करने के लिए बहुत उटपटांग हरकतें करते हैं। जब 2017 में बर्बरी ने $36.8 मिलियन के खुद की मर्चेंडाइज जो सेल नहीं हो पाई उसको कम प्राइस पर बेचने के बजाय डिस्ट्रॉय कर दिया था, और जुलाई 2018 की मार्केटिंग रिपोर्ट में उन्होंने ये माना कि ये स्टंट भी उनकी मार्केटिंग का पार्ट था, क्योंकि लाउड मार्केटिंग में ना प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं होती, वैल्यू होती है सिर्फ इस बात की कि सामने वाला पोटेंशियल कंज्यूमर उनके प्रोडक्ट्स को किस नजरिए से देखता है। क्योंकि ब्रांड्स के ये लाउड लग्जरी की कंज्यूमर ज्यादातर यंग जनरेशन है, और क्योंकि इन ब्रांड्स की एक नई ऑडियंस बहुत यंग लोग हैं जो इस बात को अहमियत देते हैं कि जो प्रोडक्ट्स वो यूज कर रहे हैं वो ग्रीन हो, इको फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल हो, तो न्यूरो मार्केटिंग करने के लिए इन ब्रांड्स ने गिल्ट फ्री प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए। जैसे ज़ारा ने क्लेम करा था वो अपने क्लोथ्स 100% सस्टेनेबल कर देंगे 2025 तक, प्राडा प्लास्टिक्स को रीयूज करने का क्लेम करता है, बैलेंसियागा ने इको फ्रेंडली होने का क्लेम करा, कोच ने बोला कि वो अनवांटेड मर्चेंडाइज को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, यूनिक्लो ने तो डोरेमोन को ही अपना सस्टेनेबिलिटी एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया था। लेकिन चेंजिंग मार्केट फाउंडेशन ने रिपोर्ट जारी करी जिसमें बताया गया कि ऐसे 60% ब्रांड्स के क्लेम्स नकली होते हैं, झूठे होते हैं। जैसे कुछ ज़ारा के प्रोडक्ट्स पर जॉइन लाइफ का टैग होता है जिसको फॉरेस्ट स्टुवर्डशिप काउंसिल ने स्टैम्प करा होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये स्टैम्प सिर्फ उस टैग के लिए है, प्रोडक्ट के लिए नहीं। तो सिर्फ टैग ही इको फ्रेंडली है, प्रोडक्ट नहीं। जब शनेल ने बोला कि उनके प्रोडक्ट्स एनवायरनमेंट के लिए हार्मलेस होते हैं, इसका मतलब ये नहीं था कि वो इको फ्रेंडली है, इट्स जस्ट दैट कि उन्होंने $35 मिलियन कॉम्पनसेशन में किए थे सोलर पैनल्स लगाने के लिए ताकि जो नुकसान उन्होंने करा है वो ऑफसेट हो जाए। एंड ये हिपोक्रेसी में सेलिब्रिटीज भी पीछे नहीं रहते जब वो इन ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं। आलिया भट्ट को हिपोक्रेट बोला जाने लगा जब एक तरफ तो वो एनिमल क्रुएल्टी के ऊपर मूवी प्रोड्यूस कर रही थी पोचर, फिर वहीं $2800 का गुची का काफ लेदर बैग भी इंडोर्स कर रही थी। मगर सिर्फ एनिमल्स के साथ ही बुरा बर्ताव नहीं होता है इन लग्जरी प्रोडक्ट्स को बनाने में। पिछले साल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने इन ब्रांड्स को 100 में से स्कोर दिया इस बात पर कि इन ब्रांड्स में काम करने वाले वर्कर्स की क्या कंडीशन होती है। 100 में से हर्मेस ने स्कोर करा 12, प्राडा ने 9, लुई विटॉन ने सिर्फ 6। और जहां ये ब्रांड्स मेड इन इटली का टैग लगाते हैं, ब्लूमबर्ग की इस वीडियो रिपोर्ट में बताया गया है कि इन प्रोडक्ट्स की असल में मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, बांग्लादेश, चाइना जैसे चीप लेबर वाले देशों में होती है। Not a single luxury house that does not produce in India. इंडिया में ज्यादातर काम ये मुस्लिम कारीगर करते हैं जिनसे बनाई गई ड्रेसेस बियॉन्से जैसे आर्टिस्ट फैशन इवेंट्स में पहनते हैं। और इन ब्रांड्स पर मेड इन इटली का टैग लगाया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके
ब्रांड्स का नाम खराब होगा अगर लोगों को पता चलेगा कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली इंडिया, बांग्लादेश जैसे डेवलपिंग नेशंस में हो रही है। कुछ केसेस में तो ब्रांड जिन थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से काम लेती हैं वो वर्कर्स को मारते हैं अगर काम ठीक नहीं लगा तो। इंडिया की सीक्रेट लग्जरी सप्लाई चेन का खुलासा हुआ 2013 में, जब लोगों को पता चला राना प्लाजा फैक्ट्री के बारे में गिरी में, जहां 11 से ज्यादा बांग्लादेशी वर्कर्स काम कर रहे थे। वर्कर्स के पास कोई हेल्थ बेनिफिट्स नहीं थे, केज्ड विंडोज में वो रहते थे, जमीन पर सोते थे और कोई इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था। और इनके प्रोडक्ट्स डियोर और सेंट लॉरेंट जैसे ब्रांड्स पर जाते थे। तो अगर ये ब्रांड्स बस बुरी कंडीशंस में बेचारे वर्कर से बनाए हुए कम दाम के प्रोडक्ट्स महंगे दामों पर बेचते हैं तो ये असल में लग्जरी ब्रांड्स है ही नहीं। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम गलत हो, क्योंकि लग्जरी ब्रांड्स के ये लोगों से भरे हुए वर्जन्स जो तुम्हें बेचे जाते हैं, जो तुम्हें दिखाई देते हैं, वो एक्चुअल में एंट्री लेवल माने जाते हैं, जो ये सजेस्ट करते हैं कि जो लोग ये लग्जरी आइटम्स खरीद रहे हैं वो सिर्फ अपनी स्टेटस सिग्नलिंग के लिए कर रहे हैं। और ये एक ऐसी चीज है जो एक्चुअल में अमीर इंसान, रिच एलीट क्लास, जिनको ये फैशन ब्रांड्स पहले केटर करा करते थे, वो खुद को ऐसे दिखाना नहीं चाहेगा। और यही तुम्हें पता चलता है एक्चुअल रियल लग्जरी फैशन के बारे में। और एक्चुअल लग्जरी के लिए तुम्हें क्वाइट लग्जरी का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि असल लग्जरी सिर्फ क्लोथिंग में नहीं, तुम्हारी गाड़ियों, कैसे तुम रहते हो, उसमें भी देखा जाता है। लेकिन अगर तुम लग्जरी क्लोथ्स और एक्सेसरीज से आगे बढ़ो तो तुम्हें रियलाइज होगा कि एक्चुअल लग्जरी, महंगी लग्जरी गाड़ियां, महंगे लग्जरी बंगलोज, अच्छे महंगे लग्जरी डिजाइनर ब्रांड्स को लेना आज भी उतना ही मुश्किल है जितना पहले हुआ करता था। जैसे फरारी के लिए फेमसली कहा जाता है कि तुम फरारी को चूज नहीं करते, फरारी तुम्हें चूज करती है। चाहे तुम्हारे पास कितना भी फेम और पैसा हो, तुम्हें एक क्राइटेरिया पूरा करना ही पड़ेगा बिफोर तुम एक नई फरारी कार खरीद पाओ। दुनिया की सबसे महंगी लग्जरी गाड़ियों के बारे में तुम्हें पता ही तब चलता है जब वो सोल्ड आउट हो जाती हैं। इसलिए लग्जरी फैशन जैसे क्लोथ्स, बैग, शूज, वॉचेस को एक्सेस करना आसान रहता है, क्योंकि उनके ड्यूप्स ऑलरेडी मार्केट में होते हैं और उनको एक्सेस करके एक नॉर्मल इंसान अपने क्लोज सर्कल में अपनी सुपीरियरिटी दर्शा सकता है। 80,000 के शूज है, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें। लेकिन अगर हम असली लग्जरी फैशन की बात करें तो उसको तो मैं और तुम एक्सेस भी नहीं कर सकते, क्योंकि क्वाइट लग्जरी एक्चुअली ज्यादा महंगी होती है लाउड लग्जरी से। जैसे गुची और लुई वुइटन अपने क्वाइटर हैंडबैग्स के लिए ज्यादा चार्ज करते हैं और ये प्रोडक्ट्स एक्चुअल में वेल क्राफ्टेड और कस्टमाइज होते हैं। इन ब्रांड्स का जो कलेक्शन तुम्हें इंडिया या फिर और मेन स्ट्रीम जगहों पर देखने को मिलेगा, वो कलेक्शन इनके छोटे एक्चुअल क्वाइट लग्जरी विलेजेस वाले कलेक्शन से बिल्कुल अलग होता है। जैसे मार्क जकरबर्ग की ब्रूनिलो कोचेलेली की $400 की प्लेन टी शर्ट उनके लिए कस्टमाइज्ड है, ऐसे ही इंडिया के अमीर से अमीर बिजनेसमैन जैसे मुकेश अंबानी अक्सर ब्रियोनी के सूट में देखे गए हैं, रतन टाटा अरमेंजेलेडो ज़ेंगा, आनंद महिंद्रा कनाली, गौतम अडानी किटोन इन लग्जरी डिजाइनर्स के कपड़ों में देखे जाते हैं। इनमें से किसी भी डिजाइनर की ब्रांडिंग तुम्हें इनके कपड़ों में देखने को नहीं मिलेगी, ना ही इन ब्रांड्स को शोबिज में सेलिब्रिटी से इंडोर्स कराया जाएगा। और इससे तुम्हें इस बात का हल्का सा अंदाजा लग सकता है कि एक्चुअल लग्जरी जो एक्चुअल अमीर लोग खरीद रहे हैं, जो मेरे तुम्हारे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास से परे हैं, उनके बारे में तो हमें अंदाजा भी नहीं हो सकता। एंड सिर्फ इटालियन लग्जरी ब्रांड्स ऐसा नहीं कर रहे हैं, इंडियन ब्रांड जैसे पीटर इंग्लैंड, लुई फिलिप, मोंटे कार्लो, लैक्मे जैसे ब्रांड्स इंडियन हैं, लेकिन इंडियन नेम सिर्फ इसीलिए नहीं रखते क्योंकि फिर इंडिया की ऑडियंस उन्हें एज अ लग्जरी बाहर का प्रोडक्ट परसीव नहीं करेगी। तो हाँ, एक कॉन्वर्सेशन हम ये कर सकते हैं कि क्या लग्जरी ब्रांड्स हमें खरीदने चाहिए या नहीं, उनके ऊपर स्टेटस गेम्स खेलने वाले लोगों की मेंटालिटी सही है या नहीं, पर वो कभी और करेंगे, क्योंकि आज एक और इंटरेस्टिंग नया फिनोमेना चेंज होता हुआ दिख रहा है, जहां बहुत सारे ब्रांड जैसे सब्यसाची, मनीष मल्होत्रा इंटरनेशनल जा रहे हैं, फैशन शोज, ग्लोबल एक्चुअल स्टेजेस पर रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। वहीं डियोर ने पिछले साल पहली बार इंडिया में शो करा था अप्रिशिएटिंग क्राफ्टमैनशिप ऑफ द इंडियन वर्कर। इंटरनेशनल ब्रांड्स इंडियन प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिजाइन कर रही हैं। एंड व्हाइल ऑल दैट इज हैपनिंग, तुम्हें लग्जरी ब्रांड्स पे पैसा खर्चने से पहले बस इतना समझना जरूरी है कि क्या तुम वो ब्रांड, वो प्रोडक्ट अपने खुशी के लिए खरीद रहे हो या बस शो ऑफ करने के लिए। क्योंकि सच तो यह है कि फैशन की दुनिया एक बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव इंडस्ट्री है, जहां नॉर्मल लोगों को न्यूरो मार्केटिंग, स्केर्सिटी, फेक वैल्यू से मैनिपुलेट कर उनके वैलिडेशन सीकिंग बिहेवियर पर खेलकर महंगे प्रोडक्ट्स खरीदवाए जा रहे हैं। क्योंकि असल में जिस इंसान के पास बहुत पैसा है और
$2,500-3,000 का बैग उनकी नेटवर्थ पर, उनकी इनकम पर कोई फर्क नहीं डालेगा। लेकिन ये बहुत प्रॉब्लमैटिक तब बनता है कि वो इंसान जो ये अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी अपने खाने, अपनी एस्पिरेशंस को बेचकर सिर्फ उस एक लग्जरी आइटम को खरीदने के लिए अपना पूरी जीवन निछावर कर देता है। वो भी तब जो प्रोडक्ट्स को वो खरीद रहे हैं वो उतनी वर्थ के होते भी नहीं है। तो मुझे बताओ, तुमने सबसे महंगा प्रोडक्ट फैशन का क्या खरीदा है? क्या तुम्हारे लिए वो वर्थ इट रहा या नहीं? लग्जरी फैशन के बारे में तुम्हारी क्या सोच है? क्या तुम्हें समझ आता है? और तुम्हारे मन में जो भी थॉट्स नीचे कमेंट करो। तुम यहां तक आए हो तो यूट्यूब एल्गोरिथम कहता है कि तुम्हें ये वीडियो इतनी ही पसंद आएगी। इनफैक्ट यहां पर पूरी एक प्लेलिस्ट है ऐसी और डीप डाइव्स की, इन्हें चेकआउट करो। नीचे अपने थॉट्स कमेंट्स में बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।